मैं क्या करूंगा कि कभी कभी ऐसा पूछ लेता है इसमें, कभी कभी कोई टर्म पूछ लेता है लाइक अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है। आपने अभी तो पढ़ा है अवेलेबल एनर्जी, कभी कभी पूछ लेता है क्या कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या है सर, या कभी कभी पूछ लेगा कि अनअवेलेबल एनर्जी तो बता दिया, बताओ कि जो हीट, क्योंकि देखो किसी भी डिवाइस में जो इनपुट होता है वो क्या होता है, जो आपने हीट सप्लाई किया वर्क के लिए। तो जैसे यहाँ पे की बात करूं तो यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट Q1 है। तो अगर हमसे बोलता है कि सर ये जो मेरा Q1 इनपुट है, तो Q1 से आप कैसे बता सकते हो कि कितना अवेलेबल एनर्जी मिलेगा और कितना अनअवेलेबल एनर्जी मिलेगा, या दोनों में या तीनों में, अनअवेलेबल में, अवेलेबल में और हीट सप्लाइड में, तीनों में रिलेशन क्या है। अगर मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो मुझे क्या करना है, आई बात समझ में। तो उसको हम देखते हैं, उसको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान से देखो, अगर मैं इस साइकिल को टीएस डायग्राम में बनाता हूं, ध्यान से देखो, इस साइकिल को मैंने टीएस डायग्राम में जो पहले बनाया था, ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर ये टीएस डायग्राम है, ठीक है, और मुझे पता है कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर अ प्रोसेस dq इज इक्वल टू टीडीएस, यानी किसी प्रोसेस, अच्छा ये अगर किसी भी प्रोसेस के लिए मुझे dq निकालना है तो टीएस डायग्राम पे s पे प्रोजेक्शन कर दो उस डायग्राम प्रोसेस का, तो जो एरिया आएगा वही हमारा हीट ट्रांसफर होगा। तो अगर मुझे इस Q1 की बात करनी है, तो अगर मैं Q1 निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा सर Q1 इज इक्वल टू, Q1 किस टेम्परेचर से आ रहा है, T1 टेम्परेचर से आ रहा है, तो T1 इंटू डेल्टा S1, मान लो डेल्टा S1 मान लिया मैंने, ठीक है। यानी मुझे जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था कि ये सर जो मेरा स्टेटमेंट है, ये ऐसा करके दिखाया था मैंने आप लोगों को कि ये हमारा क्या था, T1 टेम्परेचर पे ये Q1 आ रहा है मुझे, ठीक है, और ये अब मैं मैक्सिमम वर्क की बात कर रहा हूं। पहले अगर मैं यहाँ पे अगर मैं Q2 लिख दिया सर, और यहाँ पे T2 लिखा तो यहाँ से W मिलेगा, लेकिन अगर मैंने Q2 ही लिखा और यहाँ पे टेम्परेचर जो है T0 लिख दिया, अब मुझे जो W मिलेगा वो W मैक्स मिलेगा, यानी कि इसी को मैं बोलूंगा अवेलेबल एनर्जी मिलेगा मुझे। आ रही बात समझ में। तो अब ध्यान से देखो, ये Q1 को मैंने बोला T1 इंटू डेल्टा S1, यानी कि ये जो यही तो है डेल्टा S1, ये जो कंडीशन आने वाला है सर यही डेल्टा S1 है। अब मुझे बोले कि Q2 कितना है, तो मैं बोलूंगा Q2 जो है सर, Q2 क्या होगा, T0 इंटू डेल्टा S1। अब तो T0 यानी कि इस प्रोसेस के लिए T0 इसका एरिया, यानी कि ये जो एरिया है मैं बना भी दे रहा हूं, इस एरिया को मैं बोलूंगा, इस एरिया को बोलूंगा ये वाला Q2, और जो ये जो Q2 है वो क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रहा है, बेकार जा रहा है। तो जो एटमॉस्फेयर में मैंने यानी कि जिसको मैंने टोटल Q1 सप्लाई किया था, टोटल एरिया Q1 है, ध्यान से देखो, इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं कि ये जो मेरा टोटल एरिया था, ध्यान से देखो, ये जो टोटल एरिया था जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, लाइट कलर से, तो ये जो टोटल एरिया है मेरा, ये टोटल एरिया क्या है, Q1, यानी कि इतना मैंने डिवाइस को दिया। लेकिन इस Q1 से मैं देख रहा हूं कि जो मेरा ये ब्लू वाला कंडीशन है सर, ये जो कंडीशन है ब्लू वाला, अब ये कंडीशन क्या हो रहा है, ये इतना मैं अमाउंट एटमॉस्फेयर में फेंक दिया, तो इसको हम बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि जिसको मैं यूज नहीं कर पाया, और ये जो मैं यूज कर पाया हूं जो W मैक्स, यही क्या हमारा है अवेलेबल एनर्जी। यानी इसको समझ सकते हैं कि जो मैंने टोटल हीट सप्लाई किया Q1, तो टोटल हीट सप्लाइड दैट विल बी इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। यानी कि अगर मुझे लिखना चाहे तो मैं लिख सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी सप्लाइड है सर, टोटल एनर्जी जो सप्लाई कर रहा हूं, सप्लाइड किसको सप्लाई कर रहा हूं, टू द सिस्टम, जो Q1 है, दैट विल बी इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। आई बात समझ में। यानी कि जो टोटल मुझे वर्क देख रहा हूं कि जो टोटल हीट सप्लाइड है, यानी कि अगर मैं सपोज इस डिवाइस को 100 देता हूं, 100 किलो जूल हीट देता हूं एज इनपुट, और मुझसे अगर 80 किलो जूल मुझे मिल रहा है मैक्सिमम वर्क अवेलेबल एनर्जी, तो जो 20 होगा वो क्या होगा, अनअवेलेबल एनर्जी। यानी कि अवेलेबल प्लस अनअवेलेबल दैट विल बी इक्वल टू टोटल हीट सप्लाइड या टोटल एनर्जी सप्लाइड थ्रू द सिस्टम। इसका मतलब ये सर, ये तो कांस्टेंट रहने वाला जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, अगर उसी कांस्टेंट Q1 दिया आपने, तो अवेलेबल एनर्जी अगर जब बढ़ेगा तो अनअवेलेबल कम होगा, अगर अवेलेबल कम होगा तो अनअवेलेबल बढ़ने वाला है। आई बात समझ में, ठीक है। तो दोनों दूसरे के मैं देख रहा हूं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और दूसरा बढ़ेगा तो ये वाला कम हो जाएगा। आई बात समझ में। तो होप ये मैं आपको समझा दिया हूं कि हीट सप्लाइड से, अवेलेबल एनर्जी से और अनअवेलेबल एनर्जी से किस तरीके से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने पूरा एक्चुअल में समझ लिया अच्छे तरीके से कि जो अवेलेबल एनर्जी है इसका एक्चुअल मतलब क्या है,
आई बात समझ में? अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है? बेसिक इससे भी क्वेश्चन पूछता है गेट में, पूछा भी हुआ भी है, हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ गेट में, और देखिए कैसे विद इन सेकंड, विद इन फ्यू सेकंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे जो बड़ा 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। अब हम आते हैं कि कभी हमें क्वेश्चन पूछता है कि इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी और डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी विद फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। यानी इसका मतलब समझो, आप ये मत समझो कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से मुझे निकालना है, आप सबसे इंपॉर्टेंट ये समझो कि जो क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है? क्योंकि जब पेपर में हम जाते हैं तो पेपर में हमें पता नहीं चलता, पेपर में जो क्वेश्चन देखो तो पता नहीं चलता कि क्या क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन है, कौन से कॉन्सेप्ट का है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन समझा हुआ है तो आपको टिक कर, मतलब माइंड में आ जाता है, रिकॉल कर लेते हो कि अच्छा ये चीज तो मैंने इस कंडीशन में पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ा था। है बात समझ में? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वो क्या करने जा रहे हैं कि इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी बोलो या डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी बोलो विद फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, विद फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि अब इसका मतलब समझो क्या है, मतलब क्या है। अब मतलब देखो यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे साइड में बना रहा हूं, यहाँ पे बना देता हूं सबसे अच्छा, कि अगर मैंने टीएस डायग्राम बनाया, मैंने टीएस डायग्राम बनाया, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मेरा कंडीशन है सर, ध्यान से देखो, ये वाला कंडीशन है, T1 पे दिया हुआ है, T1 पे है, यानी कि एक Q अमाउंट जो है, एक Q1 अमाउंट T1 पे सप्लाई हो रहा है डिवाइस में, जिसे हमने पहले डिस्कस किया था। अब ये बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन आपको दे रखा है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यानी कि डेड सेट कंडीशन है वो T0 है, जो आपको दे रखा है यहाँ पे कुछ इस तरीके से पूरा कंडीशन दे रखा है। अब ये बोलता है कि अगर आप इस T1 टेम्परेचर से T0 टेम्परेचर के बीच में अगर आपने कोई साइकिल बनाया, आपने साइकिल बना के इससे वर्क लिया, तो ये जो वर्क मिला वो क्या हुआ, अवेलेबल एनर्जी हुआ। आई बात समझ में ना? अब अगर सेम Q1 अमाउंट आप लोअर टेम्परेचर यानी कि T2 पे लेते हो, तो जब T2 पे लोगे तो फिर T2 और T0 के बीच में जो एक कुछ अवेलेबल एनर्जी आएगा, उसमें भी अवेलेबल एनर्जी आएगा। तो पूछता है कि जो T1 और T0 के बीच में जो अवेलेबल एनर्जी निकाला और T2 और T0 के बीच में जो अवेलेबल एनर्जी निकाला, दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है, ठीक है? ज्यादा कौन सा, बड़ा कौन सा है? यानी कि अगर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, पहले मैंने T1 से T0 के बीच में लगाया, अब T1 को डिफरेंस यानी कि T2 से लेकर T0 के बीच में लगाया, तो उस कंडीशन में अवेलेबल एनर्जी कम हो रही है या अनअवेलेबल बढ़ रही है, तो किस तरीके से फाइंड कर पाओगे? आई बात समझ में? तो पहले तो हमें देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अवेलेबल एनर्जी कम क्यों हो रही है और अनअवेलेबल बढ़ क्यों रही है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली देगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा अगर मैं बोलूं तो सिंपल सी बात है सर, मैं बोल सकता हूं क्या समझाने के लिए कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, TdS, ठीक है? किसी प्रोसेस के लिए, फॉर अ प्रोसेस बात कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन से दैट if you are having 1000 kilojoule of heat energy at 1000 Kelvin, यानी कि from first law of thermodynamics we can write, अगर आपके पास Q is equal to 1000 kilojoule है, किस टेम्परेचर पे, 1000 Kelvin पे, and the same amount of heat energy 1000 kilojoule if you are having 500 Kelvin at 500 Kelvin, तो दोनों का मतलब सेम है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की क्वांटिटी सेम है। आई बात समझ में? ठीक है ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोला कि अगर क्वांटिटी सेम है, वेदर इट इज एट 1000 केल्विन और 500 केल्विन, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर बोथ विल हैव द सेम क्वांटिटी, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मीनिंग। यानी अगर आपके पास 1000 किलो जूल हीट एनर्जी है, वो चाहे 1000 पे हो या 500 पे हो, दोनों का मतलब सेम है। अब समझ में? इसलिए इसको बोलते हैं क्या, क्वांटिटेटिव लॉ। केवल क्वांटिटी बताया, कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव लॉ, यानी केवल क्वांटिटी बताया था। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखो, यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि अगर सेम क्यू के लिए क्यू कांस्टेंट रख रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा सर तो डीएस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और डीएस बढ़ने का मतलब क्या है? डीएस बढ़ने का मतलब एंट्रोपी चेंज बढ़ने का मतलब है। एंट्रोपी का मतलब सुनो क्या है? अगर सिंपल से मुझे पूछे कि टेक्निकल टर्म में एंट्रोपी क्या है, तो बोलूंगा टेक्निकल टर्म में एंट्रोपी एक गंदी गाली है, गंदी चीज है एंट्रोपी। यानी अगर मैं बोलता हूं किसी सिस्टम का एंट्रोपी ज्यादा है, यानी कि उस सिस्टम का एफिशिएंसी कम है। दोनों को मैं रिवर्स रिलेट कर सकता हूं। एंट्रोपी ज्यादा यानी गंदा ज्यादा, और जब गंदा ज्यादा तो अच्छा कम, अच्छा कम मतलब एफिशिएंसी कम। आई बात समझ में? तो अगर एंट्रोपी किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब उसमें जो एक्चुअल में अच्छी चीज है वो कम हो रही है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो डीएस कम होगा, डीएस कम होगा तो उसकी अच्छी चीज ज्यादा होगी। यानी फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखेंगे अभी कि जो 1000 किलो जूल है जो 1000 केल्विन पे है, और जो सेम अमाउंट 1000 किलो जूल है जो 500 केल्विन पे, दोनों का मतलब अलग है। क्योंकि हायर टेम्परेचर का मतलब है लेस एंट्रोपी और लोअर टेम्परेचर का मतलब है हायर एंट्रोपी। तो अगर इसमें हायर एंट्रोपी है तो इसका जो एक्चुअल में वैल्यू होगा, क्वालिटी होगी, वो कम होगी एज कंपेयर टू इस क्वालिटी क्वालिटी। आया बात समझ में? तो हम इसको बना सकते हैं, क्या बनाएंगे इसको? हम ऐसा बोल सकते हैं सर, ध्यान से देखो कि मुझे एक चीज अभी डिस्कस, इसको कंक्लूड करने के बाद हम डिस्कस भी करेंगे कि जो एक्चुअल में मतलब है एंट्रोपी का, जो एक्चुअल में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है। अमाउंट से मतलब नहीं है यहाँ पे, अमाउंट के साथ साथ किस टेम्परेचर पे, इसलिए मतलब है। क्योंकि आपने देखा होगा माय डियर, आप जब देखते हो, आप जब रंगाइन साइकिल पढ़ोगे तो आपने देखा होगा, या रंगाइन साइकिल पढ़े होगे तो आप देखते हो कि जो टरबाइन की बात करते हैं हम, टरबाइन का वर्क डन होता है जो सुपर हीट कंडीशन में ले जाते हैं, बहुत सुपर हीटेड में ले जाते हैं और सुपर हीट से एक्सपेंड कराते हैं। तो इतना हायर टेम्परेचर पे ले जाने का मतलब क्या है? तो उसका मतलब यही है, क्योंकि जितना हाई टेम्परेचर पे आप ले जाओगे सोर्स को, तो हाई टेम्परेचर पे ले जाने का मतलब कि आपका जो एंट्रोपी चेंज होगा वो बहुत कम होगा, यानी कि जो उसकी इरिवर्सिबिलिटी होगी, जो उसका गंदी चीज होगी उस सिस्टम में, यानी कि जो उसका अच्छा होगा बहुत ज्यादा होगा, जो गंदा होगा कम होगा, यानी कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ से इंक्रीज इन अनअवेलेबल और डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी अगर मुझे देखना है तो मैं ध्यान से बोल सकता हूँ, मैंने अभी देखा था कि Q1 इज इक्वल टू T1 इंटू डेल्टा S1, यानी कि अब ये जो कंडीशन है ये क्या है? ये मेरा डेल्टा S1 है। ध्यान से देखो, अब अगर मैं बोलता हूं कि सर T2 टेम्परेचर से मैं T2 और T0 के बीच में सेम Q1 वाला सिस्टम लगाना चाहता हूं, तो मुझे पता है सर क्या कि Q इज इक्वल टू TDS, हमने देखा था अभी। अगर Q सेम है, T कम कर दोगे तो DS बढ़ जाएगा। यानी किसके लिए? अब अगर मैं Q1 लेकर आना चाहूं तो मेरा Q1 अगर लेके आना चाहता हूं सर, ध्यान से देखो, यहाँ पे Q1 लेके आना चाहता हूं, तो अब मेरा ये कंडीशन कुछ इस तरीके से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा S है, अब जो डेल्टा S हो जाएगा, अब ये जो डेल्टा S2 हो जाएगा सर, ये ज्यादा हो जाएगा डेल्टा S2, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है, हमने यहाँ पे देखा है Q सेम है, दोनों में Q1 ले रहा हूँ, तो जब T1 लूंगा तो मैं इसको तो डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ये हमारा डेल्टा S1 हो जाएगा, और जब ये Q1 ले रहा हूँ और जब टेम्परेचर T2 ले रहा हूँ तो ये हमारा डेल्टा S2 हो जाएगा। और डेल्टा S2 जो है वो बड़ा है डेल्टा S1 से। यानी ध्यान से देखो, अब अगर आपसे पूछता है कि दोनों के अनअवेलेबल एनर्जी में कितना डिक्रीमेंट हुआ, तो एक तो तरीका है कि इसका अवेलेबल एनर्जी निकाल लो, इसका अवेलेबल निकाल लो, दोनों को माइनस कर दो, एक तो ये तरीका है। या सिंपल तरीका, सबसे बेस्ट निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो पार्ट है, ये पहले वाले पार्ट का अनअवेलेबल एनर्जी है फर्स्ट कंडीशन में। अब ये जो वाला कंडीशन है, ये जो साइकिल है सेकंड T2 और T0 के बीच में, अब ये जो मेरा मिल रहा है, डायग्राम थोड़ा बड़ा करके, अब टोटल मैं बोलूं कि जो ये मेरा ये कंडीशन मिल रही है, देखो ध्यान से, ये ब्लैक वाली कंडीशन है, ये क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी जो है, ये 2 का पार्ट है। यानी कि पहले ये अनअवेलेबल था, अब ये अनअवेलेबल है, तो अनअवेलेबल में साफ साफ दिख रहा है, सेम रेफरेंस होने की वजह से, पहले अनअवेलेबल कम था, अब अनअवेलेबल ज्यादा है। इसका मतलब अनअवेलेबल कम तो अवेलेबल ज्यादा, अनअवेलेबल ज्यादा तो अवेलेबल कम। तो दोनों में सेम, क्योंकि मैंने देख रखा है Q अगर सेम है तो अवेलेबल एनर्जी में जो चेंज होगा वही सेम चेंज अनअवेलेबल में होगा। बस मैटर क्या करेगा, उसमें कम हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा होगा। इसलिए मैंने लिखा है कि अवेलेबल में कम मतलब अनअवेलेबल में ज्यादा, दोनों का अमाउंट सेम होगा। तो मुझे निकालना है कि अनअवेलेबल एनर्जी में कितना ज्यादा चेंज हुआ है, जो इंक्रीज हुआ, कैसा निकालूंगा? तो ध्यान से देखो, ये तो दोनों में कॉमन है, यानी कि ये जो एरिया है सर, देखो ध्यान से, ये जो कंडीशन है, ये जो एरिया है, यही एरिया तो अनअवेलेबल में ज्यादा है। आई बात समझ में?
पहले अनअवेलेबल इतना था, अब अनअवेलेबल इतना है, तो इतना तो दोनों में था, तो ये वाला जो है वो एक्स्ट्रा है, यही तो चेंज हुआ है। चेंज इन अनअवेलेबल निकालना है ना, अनअवेलेबल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ, चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं बोलूंगा सर ध्यान से देखो यहाँ पे, अब इसका एरिया निकालना है, तो टी डायग्राम पे एरिया मतलब क्या है, अब ये कौन सा टेम्परेचर पे है, टी नॉट टेम्परेचर पे है, तो मैं बोल सकता हूँ कि टी नॉट यानी कि ये रेक्टेंगल का एरिया यानी कि ये, और ये क्या होगा डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1। तो मैं बोलूंगा यहाँ से कि जो मुझे निकालना तो हो जाएगा टी नॉट इंटू डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 है, बस समझ में। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखो, मैं यहां से बोलूंगा कि टी नॉट इंटू, अब डेल्टा S2 को मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा S2 देखो यहां से डेल्टा S2 क्या हो जाएगा Q1 अपॉन T2, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे Q1 अपॉन T2 माइनस डेल्टा S1 को क्या लिख सकता हूँ Q1 अपॉन T1, यहां से मैं लिख सकता हूँ Q1 अपॉन T1। तो अगर मैं Q1 को कॉमन ले लूं सर, तो मैं बोल सकता हूँ T नॉट इंटू Q1, ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ इसको कि T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। यही हमारा क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी में इंक्रीज बोलो या अवेलेबल एनर्जी में डिक्रीज बोलो, दोनों की वैल्यू सेम है। उसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, T नॉट इंटू Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। ठीक है सर, इसका मतलब हमने ये समझा, ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई अमाउंट है, सेम अमाउंट Q1 जो हायर टेम्परेचर पे है और सेम अमाउंट Q1 जो लोअर टेम्परेचर में है, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो हायर टेम्परेचर पे उसकी क्वालिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जो लोअर टेम्परेचर पे जो एनर्जी सोर्स है। इसलिए हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ। क्यों, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी कॉन्सेप्ट ये बताया कि अगर सेम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है लोअर टेम्परेचर पे या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हायर टेम्परेचर है, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है। हायर टेम्परेचर मतलब लोअर एंट्रोपी, लोअर एंट्रोपी मतलब कि लोअर डिसऑर्डरनेस, लोअर यानी कि हायर क्वालिटी, और अगर लोअर टेम्परेचर ही है तो हायर एंट्रोपी, हायर एंट्रोपी का मतलब लोअर क्वालिटी। आई बात समझ में। तो ये हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल में अवेलेबल एनर्जी है क्या, अवेलेबल एनर्जी को हम किस तरीके से समझेंगे, इंक्रीज इन अवेलेबल बोलो या डिक्रीज इन अनअवेलेबल बोलो, सॉरी डिक्रीज इन अवेलेबल बोलो, इंक्रीज इन अनअवेलेबल बोलो, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो क्या हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, सो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि जो एक्सर्जी होता है या जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो क्या होता है, कि मैंने आपको बताया था कि वर्क पोटेंशियल का मतलब सपोज हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और हमें पता चला कि एक सोर्स मिला मुझे, कि एक जियोथर्मल वेल मिल गया या कुछ ऐसा पॉइंट मिल गया, तो मुझे पहले प्लांट सेटअप करने से पहले वहां पे मुझे उस पर्टिकुलर सोर्स का वर्क पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। और अगर वो वर्क पोटेंशियल जो मैं निकाला उससे, तो वर्क पोटेंशियल अगर फिजिबल है कि मैं वहां पे प्लांट को लगा सकता हूं, तभी मैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाऊंगा वहां पे। यानी कि सबसे पहला काम क्या है कि जो मुझे सोर्स मिला है, उस सोर्स को अगर मैं उस सोर्स और डेड स्टेट कंडीशन के बीच में, जो इन्वायरमेंट कंडीशन है उसके बीच में मैं मैक्सिमम वर्क अगर कैलकुलेट करना चाहूंगी, कितना मैक्सिमम वर्क मैं उस पर्टिकुलर सिस्टम और इन्वायरमेंट के जो कंडीशन है उससे मैं कितना एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, और वो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही हमारा क्या होता है, एक्सर्जी। तो इस क्वेश्चन में भी सेम ये क्वेश्चन क्या है कि एक फर्नेस आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि ये फर्नेस है और फर्नेस 1100 केल्विन पे है यानी कि हाई टेम्परेचर पे है, और वहां पे डेड स्टेट कंडीशन बोल रखा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो डेड स्टेट कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड बोला हुआ है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो डेड स्टेट कंडीशन है, सपोज ये फर्नेस मुझे पता है कि 1100 केल्विन पे है, और मैंने यहाँ पे एक लोअर टेम्परेचर मैंने बोला कि डेड स्टेट तक आने में डेड स्टेट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 270 केल्विन में ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे 273 प्लस 25, इट मींस होगा हमारा 298 केल्विन। तो ये टेम्परेचर हमारा हो गया 298 केल्विन, ये हमारा इन्वायरमेंट और डेड स्टेट कंडीशन है। तो मैक्सिमम यानी कि सोर्स, इसको मैं एज अ सोर्स कंसीडर कर रहा हूं, और ये हमारा क्या है, एज अ सिंक। तो सोर्स का टेम्परेचर पता है और सिंक का टेम्परेचर पता है, तो सोर्स और सिंक के बीच में अगर मैं कोई डिवाइस सेटअप करता हूं, तो उस डिवाइस में मैक्सिमम कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, दैट वी हैव टू फाइंड। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक कोई डिवाइस लगा दिया, और अगर उस डिवाइस को मैं बोल रहा हूँ कि इस फर्नेस से 3000 किलोवाट जो हीट लिया, तो वो कितना मैक्सिमम वर्क ट्रांसफर देगा,
जब वो इंटरेक्ट हो रहा है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, डेड स्टेट कंडीशन के साथ। तो ये जब डेड स्टेट कंडीशन से देगा तो ये W की जगह पे मैं इसको W मैक्स लिख दूंगा, और यही W मैक्स क्या होगा, एक्सर्जी। ठीक है, लेकिन जनरली देखो ध्यान से, जब हम W मैक्स निकाले थे तो हम पर केजी निकालते, पर यूनिट मास निकालते थे, तो उसका यूनिट किलो जूल पर केजी होता था। लेकिन यहाँ पे जो हीट मैं ले रहा हूँ, जो हीट इस फर्नेस से मुझे मिल रहा है, जो मैं सिस्टम को देने वाला हूँ, जिसको मैं यूज करके एक्सर्जी, जिसको मैं यूज करके मैक्सिमम वर्क विड्रॉ करने वाला हूं, वो किलोवाट में दे रखा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भी जो निकालूंगा डायरेक्टली, मैं जो मैक्सिमम वर्क निकालूंगा, जो विड्रॉ कर सकता हूँ सिस्टम से, वो भी क्या होगा, किलोवाट में निकालूंगा। तो हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे एक्सर्जी फ्लो निकालना है या एक्सर्जी की वैल्यू निकालना है एसोसिएटेड विद दिस हीट ट्रांसफर, तो उसके लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि जो W मैक्स होगा that will be equal to Q into ब्रैकेट में 1 minus T naught upon T source। यानी अगर जो मुझे सोर्स का थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो सोर्स है उसका इंटरेक्शन अगर मैं इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि डेड स्टेट कंडीशन से ले रहा हूं, इन्वायरमेंट टेंपरेचर से ले रहा हूं, तो उस कंडीशन में जो वर्क देगा वही W मैक्स होगा और यही अवेलेबल एनर्जी के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो मैं यहां से निकाल सकता हूं डायरेक्टली, जो मेरा अवेलेबल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू Q, वो मैं क्वेश्चन में गिवन है 3000 किलोवाट, यहाँ पे 1 माइनस T नॉट, T नॉट का मतलब कि डेड स्टेट कंडीशन दे रखा है 298 केल्विन, और सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है 1100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा और डायरेक्टली जब ये 3000 जो मैं ले रखा हूँ इसका यूनिट किलोवाट में है, तो जो मुझे मैक्सिमम वर्क मिलेगा वो भी किसमें मिलेगा, किलोवाट में। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन की डायरेक्टली वैल्यू आएगी 2187। तो ये हमारा आया 2187 किलोवाट। इसका मतलब है अवेलेबल एनर्जी बोलो या इसको एक्सर्जी बोल देते हैं हम लोग। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट से मैक्सिमम मैं 2187 किलोवाट जो वर्क है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। यानी इस पूरे सिस्टम सराउंडिंग का ये जो हमारा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क पोटेंशियल है वो 2187 किलोवाट है। यानी आप यहाँ पे अगर सिस्टम डेवलप करते हो, सिस्टम सेटअप करते हो, तो मैक्सिमम 2187 किलोवाट की वर्क को आप एक्सट्रैक्ट